नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घटना चक्र पब्लिकेशन की आई दृष्टि मैगजीन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस मैगजीन को करने का इनिशिएटिव लिया है और हम इस मैगजीन के तहत आपको 7 लेक्चर करा चुके हैं भाई। इसमें से शुरुआत के जो 6 लेक्चर हैं वो आपके वन लाइनर फैक्ट हैं और जो आपका 7वें नंबर का लेक्चर है वो हमारा राष्ट्रीय संस्करण है भाई। जो जितनी भी आपकी राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित है और इस राष्ट्रीय क्रम की घटनाओं में हमने अभी तक आपका एक ही लेक्चर किया है, उसमें लगभग आपके 10 आर्टिकल हम कवर कर चुके हैं। अब मेरा टारगेट ये है कि अगले 7 दिन में मैं इस पूरी 230 पेज की किताब को खत्म कर दूं भाई। कल से लगभग आपको 3-3 क्लास मिलने स्टार्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई। अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल होगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। आप सभी को पता है कि भारत जो है वो सेमीकंडक्टर में अपनी पहुंच बनाना चाहता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि सेमीकंडक्टर होते क्या है। देखो, सेमीकंडक्टर भाई के 2 गुण होते हैं। इसमें सबसे पहला गुण जो है सेमीकंडक्टर में कि एक तो ये आपका इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर। और दूसरा जो सेमीकंडक्टर का गुण होता है आपका, और ये खुद में एक कंडक्टर होता है भाई, कंडक्टर। ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ है। तो सेमीकंडक्टर का यूज आपका जो है जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या हो गया आपके, जैसे आपका एलईडी होगी भाई, जैसे आपकी चिप होगी, जैसे आपकी चिप होती है, फोन में चिप होगी, मदरबोर्ड में चिप होती है, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है भाई। ठीक है। अब हमारा जो लेक्चर है करंट अफेयर में किस लिए आया हम उसको देखेंगे भाई, क्योंकि हमको क्या ना ट्रेडिशनल पोर्शन इसका नहीं पढ़ना है भाई, हमको इसका करंट वाला मामला देखना है भाई। अब ये चैप्टर न्यूज में क्यों आ गया भाई, ये आर्टिकल न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात, केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई यानी सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी भाई। ये आपकी लेटेस्ट खबर है भाई। और जब साणंद गुजरात में ये सेमीकंडक्टर इकाई लग गई तो अब हमारे भारत में कुल मिलाकर टोटल 5 ऐसी इकाई हैं जो सेमीकंडक्टर के लिए काम करती है भाई। अब ये 5 इकाई है कहाँ कहाँ, तो इन 5 में से भाई 4 तो आपकी गुजरात में भाई, अकेले गुजरात में, और एक आपकी जो आपकी अर्धचालक इकाई है वो है आपकी असम में भाई, असम के बोरी गांव में, असम। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक इकाई पूरे भारत में निर्मित है, तो भाई स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि पूरे भारत में नहीं है, सिर्फ 2 स्टेटों में भाई। ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं भाई इसके बारे में, और अब इसके पीछे की थोड़ी कहानी जानते हैं भाई। क्या था 2021 में, कब भाई 2021 में केंद्र सरकार ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम था सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम। कौन सा मिशन था? सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 2021 में चला था, जो किससे संबंधित था कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मिशन चलाया था। अब इसी के तहत ये अर्धचालक काम कर रहा है भाई, यानी एक मिशन है जो सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम है, इसी के तहत अपना सेमीकंडक्टर जो मिशन चल रहा है उसको रेगुलेट किया जा रहा है भाई। और इस सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत 2021 में जो पैसा खर्च करने के लिए बोला था इलेक्ट्रॉनिक पर, वो 76,000 करोड़ रुपया था भाई। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का ही एक माध्यम है भाई। ठीक है। कितना रुपया भाई? 76,000 करोड़ रुपया। कब खर्च करने के लिए बोला था, मंजूरी दी थी? 2021 में। किससे संबंधित है? सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत ये पैसा खर्च होगा। इसमें अपनी एक यूनिट है जिसका नाम है आपका अर्धचालक इकाई या सेमीकंडक्टर यूनिट। अब इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में
एक नए युग की शुरुआत करना भाई। ठीक है भाई, अब इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं भाई। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो अपना ये जो साणंद गुजरात है, जिसमें अभी रिसेंट में एक आपकी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई है, इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। अभी जो आपका रिसेंट में साणंद गुजरात में जो आपका एक यूनिट लगाई है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई। उसके बारे में देख रहे हैं कि ये जो इकाई है ना, ये जो अर्धचालक इकाई है, इसको कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जा रहा है भाई। किसको? जो साणंद गुजरात में अभी हमारी एक सेमिकॉन यूनिट लगी है भाई। और इसकी जो प्रस्तावित वो है पैसा जिसमें लगाया जा रहा है, वो 3300 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगाई जा रही है भाई, जो निवेश होगा भाई। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता जो होगी वो 60 लाख चिप्स प्रतिदिन होगी भाई। अब इस चिप्स का कहाँ कहाँ उपयोग होगा? तो उद्योग में, ऑटोमोटिव में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में, दूर संचार में, मोबाइल फोन में आदि में भाई। ठीक है, अब इससे अलावा 2023 में जून महीने में भी साणंद गुजरात में भी एक फैक्ट्री और लग चुकी है सेमिकॉन के लिए भाई। ये बोल रहा है कि जून 2023 में साणंद केंद्र सरकार ने गुजरात में ही एक अर्धचालक इकाई की स्थापना हेतु माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी भाई। और 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है। ठीक है भाई, अब हमने पढ़ा साणंद से अलावा धौलेरा गुजरात में भी आपकी ये क्या है, अर्धचालक इकाइयां हैं। धौलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब, धौलेरा गुजरात में TEPL यानी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की गई थी। यह सेमीकंडक्टर फैब PSMC यानी पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ताइवान की साझेदारी में स्थापित किया गया था भाई। इसको किसको? जो धौलेरा में है गुजरात में भाई। और इसकी इकाई कितनी है? लगभग आपकी 50,000 WSP। और यह है भारत की AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब होगी भाई। ठीक है, अब धौलेरा के बाद देखेंगे असम, नॉर्थ ईस्ट में आपकी अर्धचालक एक इकाई है, उसके बारे में देखेंगे भाई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी मोरीगांव असम में एक अर्धचालक इकाई की स्थापना करेगा। देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन वैसे भी रैंडमली पूछे जाते रहे भाई कि मोरीगांव असम में हाल ही में किस चीज की स्थापना की गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके ये पूछ जाते रहे भाई। यह इकाई 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी और इस इकाई की उत्पादन क्षमता 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन होगी भाई। देखो कितनी चिप्स बनाएगा भाई एक दिन में, 48 मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होता है भाई। तो अब लगा लो कितना, 48 गुणा 10 लाख, लगभग आपके 4.5 करोड़ के आसपास जाएगा भाई। ठीक है, अब देखेंगे हम साणंद गुजरात। तीसरा, साणंद गुजरात में अर्धचालक इकाई CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा साणंद गुजरात में OSAT सुविधा स्थापित की जाएगी। यह अर्धचालक इकाई रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान और स्टार्ट्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड की साझेदारी से स्थापित की जाएगी। देखो भाई, यहाँ आपको क्या देखना है, किसकी साझेदारी से हो रही है ये देखना है, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा था कि जो धौलेरा है, धौलेरा किसकी सहायता से लगा भाई? तो ताइवान की कंपनी है भाई। और इंडिया की तरफ से कौन है भाई? टाटा। और असम में जो अर्धचालक इकाई लगी है वो मोरीगांव, उसमें क्या है, उसमें भी आपका जो टाटा काम कर रहा है। साणंद में क्या है? साणंद में अपनी CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड है। और इसमें कौन कौन साथ दे रहा है आपका? एक तो जापान और एक आपका जो थाईलैंड है। ठीक है भाई, और जो हमारा रिसेंट का टॉपिक था उसको भी देख लेते हैं भाई एक बार। जिसकी जो अभी साणंद गुजरात में एक इकाई लगी है, इसमें कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये स्थापित की जा रही है भाई। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में चीजें आ रही होगी भाई। ठीक है भाई, तो मैंने जितना भी ये आर्टिकल था आपको सब कुछ बता दिया भाई। अब आपको देखना है कि आपको कितना ये डाइजेस्ट करना है भाई, आप इसमें कितना पढ़ते हो भाई, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अभी एक तथ्य और इसमें छूट गया, जो अमेरिका की सहायता से एक साझेदारी कर रही है भारत। ये मैंने आपको वन लाइनर फैक्ट में बताया था भाई। भारत अमेरिका साझेदारी,
9 सितंबर 2024 को अमेरिका विदेश विभाग ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की थी भाई। तो कौन कर रहा है भाई? अमेरिका कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका सबसे आगे रहता है भाई इन चीजों में। इस साझेदारी का उद्देश्य है ITSI कोष के तहत वैश्विक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने एवं उसमें विविधता लाने के अवसरों का पता लगाना है। उल्लेखनीय है कि ITSI कोष का सृजन अमेरिका के वर्ष 2022 के चिप्स अधिनियम के तहत किया गया था। अब आपको यहाँ पे दो चीज याद रखनी है भाई कि सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अमेरिका अभी इसमें साझेदारी कर रहा है भाई। दूसरा, भारत की तरफ से अपना कौन सा मंत्रालय है, तो ये इंपोर्टेंट है बस, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अब दूसरा जो हमारा आर्टिकल होगा भाई वो है सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अभी अनावरण किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। आपको पता है कि आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बोला है। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको जो लागू किया था भाई, इसको जो लागू किया था वो 28 जनवरी 1950 को किया था, यानी इसका जो उद्घाटन हुआ था भाई। स्थापना सुप्रीम कोर्ट की 26 जनवरी 1950 को हो गई थी, लेकिन उद्घाटन दिवस जो था वो 26 जनवरी 1950 को था भाई। इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे इंडिया के वो हीरालाल जे कान्या थे भाई। ठीक है, अब ये 28 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना की हीरक जयंती वर्ष यानी डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत की है। आपको पता है कि 28 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के लिए कितने साल हो जाएंगे? 75 साल हो जाएंगे भाई। अभी जो हमको याद करना है भाई, वो याद क्या करना है वो देखना है हमको। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का रंग कैसा होगा भाई? तो नीले रंग का होगा भाई। ये इंपोर्टेंट है भाई, नीला दे देगा, नीला, काला, हरा, सफेद। दूसरा, इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त सर्कल द्वारा घेरा गया है, जिसके निचले भाग में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जय लिखा हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? जहां धर्म है वहां जीत है भाई। इस ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह न्यू इंसिग्निया के रूप में भी कार्य करेगा भाई। अब मैं थोड़ा सा आपको चित्र दिखा देता हूं भाई, किस प्रकार का चित्र होगा अपने इस बार सुप्रीम कोर्ट का भाई। तो भाई ये हमारा जो है इस बार सुप्रीम कोर्ट का पूरा इस तरीके से रहेगा जो चिन्ह है। आप ऊपर देख रहे होंगे भाई, आप देख रहे होंगे ऊपर ये अपना क्या लिखा हुआ है? अशोक चक्र बना हुआ भाई आपका। ठीक है, और नीचे जो आपका ये लिखा हुआ है भाई, ये तो धर्मस्थ जय। ठीक है, अभी जो आपको बताया है कि जहां धर्म है वहीं जीत है। संविधान की किताब भी आप देख रहे होंगे भाई, ये संविधान की किताब है। यानी इस तरीके से ये आपका जो डिजाइन है भाई वो तैयार किया गया है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 75 वर्ष में एक सिक्का एवं स्मारक टिकट जारी किया भाई। 31 अगस्त एवं 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायिक सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, इसका आयोजन कहाँ किया जाए भाई? तो आपकी नई दिल्ली जो भारत मंडपम अभी जो है आपका जो G20 हुआ था उसके तहत ये इसकी स्थापना हुई थी भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आर्टिकल आपका वाढ़वण पत्तन का शिलान्यास। ठीक है भाई, ये आपको दिमाग में रखना कि वाढ़वण पत्तन का शिलान्यास यानी पोर्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो यह है पत्तन महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर के निकट स्थित है भाई।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाढ़वणपत्तन का शिलान्यास किया है। देखो कई की किताब में वाढ़पण भी लिखा हुआ भाई, तो इसलिए मेरे याद वाढ़पण से ही है। हालांकि इसको आप देख लेंगे वाढ़वण ही है वैसे तो, लेकिन कई की किताब में वाढ़पण भी लिखा हुआ भाई जो। अब देखेंगे वर्तमान में भारत कुल 12 महापत्तन यानी मेजर पोर्ट्स है जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन है और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के तहत ये शासित किया जाता है। आपको बस दिमाग में क्या रखना भाई कि वाढ़वणपत्तन कहाँ है, तो भाई ये आपका महाराष्ट्र में भाई। इससे ज्यादा आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, ठीक है। इसका उद्घाटन क्यों किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके महाराष्ट्र में कई सारे जो पत्तन है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वगैरह हो गए, तो उसमें क्या ना, उसमें कार्य बोझ बहुत ज्यादा है भाई, तो उनके कार्य बोझ को कम करने के लिए इस पत्तन का शिलान्यास किया गया भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक बार देख लेंगे कि ये जो 12 महापत्तन है, जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, वो कहाँ कहाँ है, इनके नाम क्या है, बस एक बार रीडिंग कर लेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन है कोलकाता हल्दिया सहित, पारादीप पत्तन ओडिशा, विशाखापत्तनम पत्तन आंध्र प्रदेश, कामराजर पत्तन तमिलनाडु, चेन्नई पत्तन तमिलनाडु, वीओ चिदम्बरनार पत्तन तूतीकुड़ी तमिलनाडु, दीनदयाल पत्तन गुजरात, मुंबई पत्तन महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र, मुरगांव पत्तन गोवा, नवमंगलू पत्तन कर्नाटक, कोचीन पत्तन कोची। देखो जहां जहां मैंने लंबे स्लाइड खींचे भाई, ये आपके लिए थोड़े से अटपटे हो सकते हैं भाई नाम, बाकी बच्चों को बहुत ज्यादा याद होते हैं भाई। जैसे कामराजर पत्तन तमिलनाडु भाई, जैसे आपका दीनदयाल पत्तन आपका कच्छ गुजरात में, जैसे मुरगांव पत्तन गोवा। बाकी जितने भी 9 पत्तन है आपको मेरे हिसाब से पता होगा भाई, ठीक है भाई। अभी क्या ना, एक आर्टिकल इसी से संबंधित हम पढ़ेंगे भाई। अब हम देखेंगे कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये है क्या, जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं भाई, और उस कंटेनर को पोर्ट तक पहुंचाने में किस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उससे संबंधित है। और ये इसका भाई चौथा संस्करण है भाई। इंपॉर्टेंट क्या है, इस इंपॉर्टेंट ये है कि इस सूचकांक का विकास विश्व बैंक और एसपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई विश्व बैंक का भाई, इसलिए को मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई। इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 2023 में पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई पत्तनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया भाई, ठीक है। और इस सूचकांक में शीर्ष 20 स्थानों में से 13 स्थान पर इसी क्षेत्र के पत्तन शामिल है भाई, जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग। इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष चीन का यांगशान पत्तन प्रथम स्थान रहा भाई। देखो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यांगशान पत्तन कहाँ है, तो आप बता दोगे चाइना। और इसका करंट अफेयर में क्या उद्देश्य था भाई, कि आपको जो कंटेनर वाला जो इंडेक्स है उसमें ये प्रथम स्थान पर है भाई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सूचकांक के इतिहास में पहली बार विश्व के शीर्ष 100 पत्तनों की सूची में भारत के 9 पत्तनों को शामिल किया गया भाई। भारत के 9 पोर्ट है भाई 100 में से। और विश्व के शीर्ष 20 पत्तनों की सूची में विशाखापत्तनम पत्तन 19वां स्थान को, यानी जो हमारा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का, उसने 19वां स्थान निभाया भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई अपना कौन सा है। 19वें नंबर पर विशाखापत्तनम भाई आंध्र प्रदेश, 27वें पे आपका मुद्रा पत्तन है गुजरात। इतना आपको भाई नहीं पढ़ना भाई, ठीक है। बस आपको दिमाग में रखना है कि 19वें स्थान पर हमारा जो विशाखापत्तनम पत्तन भी रहा था 100 में से भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आर्टिकल होगा कि NICDP के 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। पहले देखेंगे NICDP क्या है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या है भाई, एक तरीके से मैं बता दूं आपको, ये होता क्या है, जितने भी भविष्य के औद्योगिक शहर है जहां पर आपके उद्योग धंधे लग सकते हैं, ये उनकी निगरानी करता है। और उन शहरों में होता क्या भाई, तो उन शहरों में जो आपके मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं, अर्थात विनिर्माण और निवेश स्थल, जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और वहां जहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमने ऐसे 12 शहरों को चुना भाई, जिसको चुनने का काम करते हैं NIDCP, ठीक है। और ये 12 नए औद्योगिक शहर करेंगे क्या भाई,
तो आपके क्या इनका उद्देश्य क्या है? एक तो इनका उद्देश्य औद्योगिक शहर के लिए भाई, औद्योगिक शहर। औद्योगिक शहर कब बनेगा भाई? जब वहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे भाई, मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, और वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करोगे भाई, तभी तो वो चीज उभरेंगे भाई। तो मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट करके तब वो चीज उद्योग में कहलाएगी, और तब जाके हमने एनआईसीडीपी के तहत 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दे दी भाई। इसमें से आपके 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर भी है भाई। ठीक है, ये पूछ लेगा आपके कितने नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी है, तो भाई 12 आपको दिमाग में रखना भाई। क्या ये 12 के बारे आपको याद करने हैं भाई? ना तो आपसे याद होंगे, ना भाई आपको याद करने हैं भाई। लेकिन ये जो 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर है, थोड़ा सा इन पर नजर मार लेंगे भाई, और एनआईसीडीपी की फुल फॉर्म और इसका संबंध किससे, बस इतना देख लेंगे भाई। अब इन 12 नए शहरों में जहां हमारे उद्योग धंधे लगेंगे, उसमें हमें सिर्फ अपना उत्तर प्रदेश देखना है भाई। तो उत्तर प्रदेश आपके 2 जगह मिलेगा आपको, एक तो आगरा में लगेगा भाई, और एक अपना प्रयागराज में लगेगा भाई। ठीक है, अब लेकिन आप देखोगे इसमें 11 शहरों के नाम की घोषणा की गई है, 12 ऊपर लिखा है 12, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या ना भाई विधानसभा चुनाव हुए थे, इसलिए क्या ना एक शहर का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है भाई। तो एक लाइन में हम शहरों को देख लेंगे भाई, जो गलियारे कहाँ कहाँ ये लगाए जाएंगे भाई। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा, बंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा, ओडिशा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद बंगलुरु औद्योगिक गलियारा, कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि तक दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा भाई। ठीक है भाई, तो इसमें क्या ना ये तो गलियारे हो गए भाई, जो कि ये रूट है भाई, एक तरीके से क्या ना ये रूट है भाई कि। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसमें जो हमने बताया था कि 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर भी होंगे भाई, ये आपसे पूछे जाने की संभावना है भाई। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक तो धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, अभी पीछे पड़ा था धोलेरा, आपको पता है ये कहां पर था? आपको गुजरात में, यहाँ पे आपकी सेमीकंडक्टर इकाई बनी थी। दूसरा आपका औरंगाबाद औद्योगिक शहर, ये महाराष्ट्र। तीसरा आपका एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, ये आपकी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। चौथा आपका एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी, ये मध्य प्रदेश में। देखो पहले 3 अक्षर एक साथ है भाई, औद्योगिक गलियारा टाउनशिप इसमें भी है, और औद्योगिक गलियारा टाउनशिप इसमें भी, लेकिन उसमें क्या ना विक्रम उद्योगपुरी है, ये आपका एमपी में पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई आपके पेपर के लिए भाई। हम आगे बढ़ते हैं भाई। अगला आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एकीकृत पेंशन योजना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसे यूपीएस बोलते हैं। अभी आपको पता है कि यूपीएस सरकार ने मतलब करने के लिए बोल दिया कि हम एनपीएस को हटाकर यूपीएस लेकर आएंगे। एनपीएस क्या है? एनपीएस है आपकी नेशनल पेमेंट सिस्टम, और अभी जो यूपीएस सरकार कर रहा है उसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखो भाई, यूपीएस में पी का मतलब पेंशन है, और एनपीएस में पी का मतलब आपका भाई पेमेंट है। बड़े दिमाग से देखना भाई, ठीक है भाई। और उसमें एस का मतलब स्कीम है, और उसमें एस का मतलब सिस्टम है भाई। यहाँ आपकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है भाई, किसी में सिस्टम डाल देगा, किसी में स्कीम डाल देगा भाई। ठीक है भाई। अब पहली बात मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने आप को यूपीएस के लिए बोल दिया कि हम अपने कर्मचारियों को यूपीएस के तहत क्या देंगे भाई? सैलरी देंगे। 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और ये जो योजना प्रभावी होगी वो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी भाई। सुनिश्चित पेंशन क्या है इसमें? कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन यानी एवरेज बेसिक पे के 50% के समतुल्य राशि दी जाएगी भाई, जो कि आपका मूल वेतन होगा भाई। जैसे मान लो रिटायर होने वाला है, उससे 1 साल पहले जो सैलरी आएगी उसका 12 महीने का देखेंगे, उसका मूल वेतन कितना है, उसका 50% देंगे भाई।
ठीक है। और हालांकि उपयुक्त पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा होनी आवश्यक है। किसके लिए भाई? सुनिश्चित पेंशन के लिए बोल रहा भाई, सुनिश्चित पेंशन के लिए 25 वर्ष की सेवा होनी जरूरी है। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा 25 साल से कम है तो उसके लिए अलग पेंशन है भाई, लेकिन सुनिश्चित पेंशन तब होगी जब आप 25 साल की नौकरी कर लोगे भाई। न्यूनतम क्या है? न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी ही यूपीएस के तहत पेंशन के पात्र होंगे। यानी कम से कम तो क्राइटेरिया बना दिया है भाई 10 साल। 10 साल तो आपकी नौकरी आपको करनी पड़ेगी भाई। अगर 10 साल आप नौकरी करते हो तभी आप यूपीएस के तहत आपको पेंशन मिल पाएगी। बेशक आपको 10,000 रुपये ही पेंशन मिल पाए भाई, लेकिन आपको पेंशन मिलेगी भाई। अगर आपने सेवा 25 साल की दे दी है तो आप क्या उसमें सुनिश्चित पेंशन मिलेगी आपकी, जो कि आपके बेसिक पे का 50% होगा, जो कि आपके रिटायरमेंट से 1 साल का पहले देखा जाएगा भाई। दूसरा आपका सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी भाई। तीसरा है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। या न्यूनतम पेंशन कितनी होगी? यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की गारंटी है। यानी कम से कम आपको 10,000 रुपए तो मिलेंगे भाई, अगर आपकी सेवा 10 साल की है भाई। अगर आपकी सेवा 25 साल से ज्यादा है तो आपको क्या ना, जितना आपका मूल वेतन होगा उसका 50% आपको मिलेगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें एक और आपकी एनपीएस वात्सल्य है, यानी जो आपके नेशनल पेमेंट सिस्टम है वात्सल्य, अर्थात अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना, यानी जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई है उनके लिए भी एक योजना सरकार ने चालू की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में अवयस्क बच्चों यानी माइनर्स के लिए एक नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की है भाई। देखो एनपीएस वात्सल्य पूछ लेगा किससे संबंधित है, तो अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना भाई। यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है, यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। 18 वर्ष से कम सब्सक्राइबर को प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपए का योगदान करना होगा। देखो सबसे कम न्यूनतम 1,000 रुपया है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है भाई। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावक जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा। बच्चों के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जाएगा भाई। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया था। कहां से भाई? नई दिल्ली में भाई। ठीक है, इस योजना के बारे में आपको दिमाग में रखना भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आर्टिकल है एनआईआरएफ से भाई, यानी एनआईआरएफ का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग आपका फ्रेमवर्क। ये क्या है? एक तरीके से मैं कह सकूं जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं भाई उनकी रैंकिंग तैयार करते हैं भाई। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी भाई। और एनआईआरएफ देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया भाई कि एनआईआरएफ किससे संबंधित है? उच्च शिक्षण संस्थान से, मध्यम शिक्षण संस्थान से या निम्न शिक्षण संस्थान से? तो भाई ये है आपके जो उच्च शिक्षण संस्थान थे भाई। ध्यात है कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण 2016 में जारी किया गया था अप्रैल महीने में। इसके लिए क्या स्मरणीय तथ्य होंगे भाई? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया भाई। यह देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग होती है। यह रैंकिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई थी। इसमें क्या ना, इसमें 8 श्रेणियां भाई, 8 कैटेगरी है, जिसमें समग्र यानी ओवरऑल की पहली कैटेगरी है। दूसरा जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज में किसने टॉप किया है। तीसरा यूनिवर्सिटी में कौन टॉप रही है। चौथा जो अनुसंधान संस्थान है इसमें कौन टॉप रहा भाई, रिसर्च इंस्टीट्यूट।
पांचवा नवाचार इनोवेशन में कौन रहा है? छठा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी। और आठवां आपका कौशल विश्वविद्यालय, ये इसी बार जोड़े भाई, इसी साल जोड़े हैं तीन नई श्रेणियां यथा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय वर्ष 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की 99.9% भाई संभावना रहेगी भाई। अब ये जो 8 श्रेणी है भाई, इसमें देखते हैं ओवरऑल किसको सबसे पहले पहला रैंक मिली है भाई। सबसे पहले देखते हैं समग्र श्रेणी यानी ओवरऑल कैटेगरी। ओवरऑल कैटेगरी में लगातार छठे वर्ष 2019 से लेकर 24 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला है और ये लगातार छठे साल भी अपना स्थान बनाए हुए भाई। अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में अभियांत्रिक विषय में भी आईआईटी मद्रास को लगातार 9वें वर्ष यानी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये 2016 से 24 तक इंजीनियरिंग में भी कौन सा आपका जो है आईआईटी मद्रास, ठीक है। और आईआईटी मद्रास ही जो है ओवरऑल में भाई प्रथम है। विश्वविद्यालय की श्रेणी में यानी यूनिवर्सिटी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 9वें वर्ष प्रथम संस्थान प्राप्त हुआ भाई, ठीक है। यह संस्थान अनुसंधान संस्थान श्रेणी में भी लगातार चौथे वर्ष यानी जो अनुसंधान है उसमें भी ये क्या है आपका लगातार रहा भाई। अभी इसको हम देख लेंगे भाई एक बार। जो सबसे पहले देख लेते हैं भाई ओवरऑल जो कि आपका समग्र श्रेणी है, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आईआईटी मद्रास है भाई पहले नंबर पर। इसका स्कोर कितना है 86.4242। अब इसके साथ साथ ओवरऑल के तहत हमें अपना उत्तर प्रदेश का भी देखना भाई। उत्तर प्रदेश में का जो हमारा है वो आईआईटी कानपुर है, जो कि आईआईटी कानपुर ने उत्तर प्रदेश की तरफ से पहला स्थान प्राप्त किया भाई, जिसका स्कोर कितना है 77.56। अब यहां पर देखेंगे कि यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय श्रेणी में कौन है प्रथम पर, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो कर्नाटक पड़ता है। कॉलेज श्रेणी में कौन है भाई, तो हिंदू कॉलेज दिल्ली। अनुसंधान संस्थान श्रेणी कौन है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नवाचार इनोवेशन में कौन है भाई, आईआईटी बॉम्बे। और मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी यानी ओपन यूनिवर्सिटी में कौन है भाई, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जिसे बोलते हैं हम, ये भी नई दिल्ली में ये पढ़ते हैं भाई। आगे देखते हैं कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में कौन है, तो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पुणे महाराष्ट्र में पड़ती है। और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में कौन है, तो अन्ना विश्वविद्यालय जो कि चेन्नई तमिलनाडु भाई, ठीक है जी। अब इंडिया रैंकिंग 2024 विभिन्न विषयों में भी शीर्ष स्थान प्राप्त है भाई, उन्हें और देख लेते हैं। जैसे अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में कौन है, तो आईआईटी मद्रास। प्रबंधन मैनेजमेंट में कौन है, तो आईआईएम अहमदाबाद। फार्मेसी में कौन है, जामिया हमदर्द नई दिल्ली। चिकित्सा में कौन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली। दंत चिकित्सा में कौन है, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु। विधि लॉ में कौन है, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। वास्तुकला एवं नियोजन में कौन है आपका, तो आईआईटी रुड़की। और कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कौन है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली। देखो ये भी आपका इन पॉइंट रहेगा भाई, वास्तुकला एवं नियोजन, तो ये आईआईटी रुड़की है भाई। आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक ये जारी करने वाला पहला राज्य बन गया जिसने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट चालू किया भाई। और ये मैं आपको बता देता हूं, सकल पर्यावरण उत्पाद यानी ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक को मानवीय हस्तक्षेप के कारण होने वाले पारिस्थितिकी विकास इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया है। और जीईएफ के 4 कंपोनेंट है, 4 स्तंभ है भाई। कौन कौन से, वायु, एयर, जल, मृदा और आपका वन, ठीक है भाई। अब अगर इसमें सकारात्मक चीज दिखती है तो जीईएफ यानी पर्यावरण में वृद्धि होगी। अगर इसमें नकारात्मक चीजें देखी जाती हैं तो जीईएफ में भाई गिरावट आएगी भाई। इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट यही है आपको
कि उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने GEF को लॉन्च किया है, और ऐसा सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है भाई। ठीक है, और ये इसको क्या है ना, अपनी इकोनॉमी से जोड़ना चाहता है भाई। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इसमें भाई। इतना इलेक्शन भाई, आगे बढ़ते हैं भाई।